सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ जो प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान विषय में पाठ 11, जिसका शीर्षक है प्रकाश, छायाएं और परावर्तन। प्रकाश से आप परिचित हैं, प्रकाश क्या है, छाया क्या होती है, इससे भी आप परिचित हैं, आपके लिए कोई नई बात नहीं है। फिर परावर्तन, परावर्तन आपके लिए एक नया शब्द हो सकता है। परावर्तन का मतलब है कि भी टकराकर, प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो उसे कहते हैं हम परावर्तन। पाठ को हम प्रारंभ कर रहे हैं। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं, जैसे कार, बस, साइकिल, वृक्ष, जंतु तथा पुष्प आदि। रात्रि के समय पूर्णतः जब अंधेरा होता है तो कमरे में जाने पर हम कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते, लेकिन जब हम कोई टार्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। अब वस्तु हमें दिखती कैसे? वस्तु पर प्रकाश गिरता है और उस वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों में आता है और हमें वस्तु दिखाई देती है। एक इसमें बिंदु है दीप्त पिंड। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे टार्च का बल्ब, सूर्य, विद्युत का प्रकाश। इसके बाद में एक बहुत ही सरल टॉपिक आता है, अपारदर्शी वस्तुएं। ऐसी वस्तु जिसके आर पार दिखाई नहीं देता हो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं पर जब एक दीप्त वस्तु से प्रकाश पड़ता है तो ये प्रकाश हमारी आंखों की तरफ आता है, तभी हम इन्हें देख पाते हैं। इसकी हम पहले बात कर चुके हैं कि वस्तुएं दिखती कैसे हैं। और यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। अब जैसे कोई लकड़ी का तख्ता है, दीवार है, आपकी किताब है, कॉपी है, उसके आप आर पार नहीं देख सकते तो ऐसी वस्तु कहलाती है अपारदर्शी। फिर दूसरे प्रकार की वस्तु है पारदर्शी। पारदर्शी वस्तु वह होती है जिसके आर पार देखा जा सकता है। यदि हम किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं, वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, ऐसी वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे बिल्कुल साफ पानी है, स्वच्छ पानी है, उसमें से दिखाई देगा। साधारण कांच है, उसमें से आपको दिखाई देगा। ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। तीसरी है पारभासी वस्तु। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं। कुछ धुंधला दिखाई देता है। अब किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः, आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल गुजरने नहीं देती। जिस वस्तु में प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजरता वो होगी अपारदर्शी। जिसमें से थोड़ा गुजर सकता है वह होगी पारभासी, और जिसमें बिल्कुल भी नहीं गुजर सकता वो होगी अपारदर्शी। अब अगले बिंदु की बात करते हैं हम, छायाएं। छाया प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर पकड़ने पर
हमें धरती पर गहरे काले धब्बे दिखाई देते हैं जो वस्तुओं की छाया के कारण से। कभी कभी हम वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान भी सकते हैं। तो छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु की आवश्यकता होती है। अब छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है, जैसे जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें पर्दे की तरह ही कार्य करती है। इन पर भी अनेक छायाएं बनती है। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। छाया बनाने के लिए प्रयोग किए गए प्रकाश का रंग तथा वस्तु के रंग का प्रभाव छाया पर नहीं पड़ता। यानी हम किसी वस्तु पे नीले रंग का प्रकाश डाल दें या सफ़ेद रंग का, लाल रंग का, इससे छाया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो अपारदर्शी वस्तु है उसका कौन सा रंग है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। छाया हमेशा गहरे काले रंग की ही होती है। अब छाया का आकार और आकृति प्रकाश स्रोत से दूरी पर निर्भर करती है। छाया की साइज वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी तथा वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। अब देखिए ये छाया यहाँ इतनी बड़ी है और यहाँ ये छोटी सी छाया बन रही है। अब छाया पर्दे पर ही बनती है। अब यहाँ से प्रकाश स्रोत डाला गया, यहाँ बीच में एक ये छात्र खड़ा है तो इसकी छाया पीछे पर्दे पर ही बनाई दे रही है। तो ये पर्दा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप हाथों से विभिन्न प्रकार की छायाओं से विभिन्न प्रकार के जंतुओं की आकृति भी बना सकते हैं। बड़ा ये मज़ेदार खेल होता है और कई लोग इसमें इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आपको वो इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं छायाओं का कि आपको बहुत ही आनंद आता है। यह एक कला भी है। इस प्रकार की छाया से जंतुओं की आकृति बनाना ये एक बहुत ही अच्छी कला है। अब बात करें हम सूची छिद्र कैमरा की। हम विभिन्न वस्तुओं के चित्रों को सूची छिद्र कैमरा की सहायता से देख सकते हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। अब ये किस प्रकार से काम करता है, क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे और एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी है ये। दो ऐसे बॉक्स लेते हैं जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक के और दोनों बॉक्सों का एक छोटा फलक काट लेते हैं, एक छोटा सा उसका पीस काट लेते हैं। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र बनाते हैं और इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे फलक पर एक वर्गाकार आकृति काटते हैं। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर चिपका कर ढक देते हैं। अब ट्रेसिंग पेपर एक ऐसा कागज़ होता है जो बिल्कुल ही पतला होता है और उसको किसी आप पुस्तक पे रखेंगे तो उस पेपर को थोड़ा सा दबाने पर ही नीचे लिखे हुए अक्षर आपको दिखाई देने लग जाते हैं। इस प्रकार के पतले चिकने से कागज़ को ट्रेसिंग पेपर कहते हैं। और छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाते हैं कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो और हमारा सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। और ये जो सूची छिद्र कैमरा होता है इसको लेकर हम छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखते हैं। हमारे सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक लेते हैं। अब सूची छिद्र कैमरे से में देखे जाने वाली वस्तु सूर्य की तेज धूप में रखी होनी चाहिए। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाते हैं जब तक दूसरे छोर पर लगे ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर ना मिले। एक बात इसमें स्पष्ट होती है कि सूची छिद्र कैमरे से बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और छोटा होता है क्योंकि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है और प्रतिबिंब रंगीन बनता है। जिस रंग की वस्तु है उसी प्रकार का प्रतिबिंब इसमें बनता है। अब सूची छिद्र कैमरे से हम सूर्य का प्रतिबिंब भी बना सकते हैं।
हमें गत्ते की एक शीट चाहिए जिसके मध्य में एक छोटा सा सूची छिद्र हो, बिल्कुल छोटा छिद्र हो, और गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस प्रकार पकड़ते हैं कि उसकी छाया साफ क्षेत्र पर पड़े। अब सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के बीच में दिखाई देता है। हम सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब देख सकते हैं। ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला हो जाता है। हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, सूर्य को हमें सीधा कभी नहीं देखना चाहिए। यह हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। कई बार आप ढेरों पत्तियों वाले वृक्ष के नीचे से गुजरने पर पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के आपको धब्बे दिखाई देते हैं। यह प्रकृति में एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। यह वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं और इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियाँ भी हो सकती है, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो यहाँ पर ये छोटे छोटे आपको जो ये इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे सूर्य के प्रतिबिंब सूची क्षेत्र कैमरे के रूप में हमें दिखा रहे हैं। एक इसमें और एक प्रयोग है जो यह प्रयोग दिखाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कमरे में एक तरफ तो आप मोमबत्ती जलाइए, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, या यहाँ पर मोमबत्ती जलाइए। फिर हम एक ऐसा पाइप लेंगे और इस पाइप से सीधे ही इस मोमबत्ती की ज्वाला को देखेंगे। अब पाइप सीधा हमें मोमबत्ती की ज्वाला दिखाई देगी। अब हम दूसरा इसमें प्रयोग करेंगे, उसी पाइप को हम थोड़ा मोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये पाइप सीधा है, यहाँ हमने पाइप को मोड़ दिया है। अब जैसे ही हमने पाइप को मोड़ दिया तो हमें ये मोमबत्ती की ज्वाला दिखाई नहीं देगी। कारण क्या है? क्योंकि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बन जाती है और हमें वह वस्तु दिखाई नहीं देती। अब अगला इसका बिंदु है दर्पण तथा परावर्तन। हम सभी घर पर दर्पण में अपने चेहरों को देखते हैं और यह दर्पण हमारे चेहरे का परावर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन भी देखते हैं। इनके जो चित्र में उसके पानी में, झील में दिखाई देते हैं, वो उनका परावर्तन है। अब रात्रि के समय में आप एक अंधेरे कमरे में एक प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी मित्र से एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा होने के लिए कहो। एक हाथ में टार्च लेकर एक अन्य मित्र कमरे के दूसरे कोने में खड़ा हो जाएगा। वह टार्च के कांच को अपनी अंगुलियों से ढक लेता है और टार्च को जलाता है। अब वह अपनी अंगुलियों के बीच में कुछ जगह छोड़कर किरण पुंज को प्राप्त करता है और ये जो प्रकाश पुंज पहले मित्र के द्वारा पकड़े गए दर्पण पर डालते हैं, दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा दिखाई देता है। तो टार्च की दिशा इस प्रकार समायोजित करते हैं कि प्रकाश का धब्बा दूसरे कमरे में खड़े किसी मित्र के ऊपर पड़े। यह क्रियाकलाप हमें यह बताता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है और प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। अब यहाँ से टार्च की रोशनी पड़ी, प्रकाश गिरा और यहाँ से इसकी दिशा बदल के ये यहाँ चला जाता है, तो परावर्तन होगा और साथ में उसकी दिशा परिवर्तन हो जाती है। ये सूर्य के इसी प्रकाश का एक बहुत ही सुंदर सा एक और प्रयोग है। एक बड़ी थर्माकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी और उसके दूसरे किनारे पर चित्र के अनुसार एक दर्पण लगा देते हैं। अब यहाँ पर तो ये कंघी लगी हुई है और यहाँ ये दर्पण लगा हुआ है। अब कंघी के सामने यहाँ टार्च से हम प्रकाश डालेंगे। अब ये प्रकाश, ये कंघी के जो ये छोटे छोटे स्थान हैं, इनमें से होता हुआ इस प्रकार से प्रकाश एक ऐसे लाइनों के रूप में यहाँ से गुजरेगा।
अब सामने दर्पण रखा हुआ है। अब दर्पण में जब ये प्रकाश की किरण टकराती है तो टकराकर वो परावर्तित होती है, और परावर्तित होगी तो वो इस प्रकार से परावर्तन होगा, और ये परावर्तन होगा तो इस प्रकार का एक सुंदर चित्र यहाँ पर बन जाता है। एक प्रकार का ये प्रतिरूप बन जाता है, इसको पैटर्न भी कहते हैं। अब इसका मतलब हुआ कि प्रकाश समतल दर्पण द्वारा परावर्तित होता है। अब इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर इसमें आए हुए हैं। नीचे दिए गए बॉक्स के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाइए जिनसे हमें अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। तो ये पुस्तक में इन शब्दों को अलग अलग लिखा हुआ है, कोई आगे है कोई पीछे है। तो इनका एक पूरा जो सही वाक्य बनेगा वो बनेगा अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती है। ये इसका सही वाक्य बनेगा। अब नीचे दी गई कुछ वस्तुओं अथवा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी तथा दीप्त अथवा अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए। अब ये वस्तुओं के जो इसमें ये नाम लिखे हुए हैं, इनमें कोई पारदर्शी है, कोई अपारदर्शी है, कोई पारभासी है। हमें इनका वर्गीकरण करना है। जैसे वायु है तो वायु पारदर्शी है तो हम उसको पारदर्शी मानेंगे। जल, ये भी पारदर्शी है। चट्टान का टुकड़ा ये अपारदर्शी है। एल्यूमिनियम की शीट भी अपारदर्शी है। ऐसे जो जो वस्तु जिस में भी आएगी उसमें हम उसको लिख देंगे। तो इसका उत्तर होगा अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुओं की श्रेणी में आएंगे चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम की शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, गत्ते की शीट, तार की जाली। और पारदर्शी वस्तुओं में वायु, जल, समतल कांच की शीट आएगी। पारभासी वस्तुएं जिनमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है वो आएगी पॉलीथीन की शीट, सीडी, धुआं, कोहरा, छाता और सेलोफेन शीट आदि। दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश निकलता है। तो दीप्त वस्तु में आएगा प्रकाशमान प्रदीप्त नलिका, गैस बर्नर की ज्वाला, प्रकाशमान टार्च, मिट्टी के तेल का स्टोव यदि वो जल रहा है तो, सूर्य, जुगनू, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा। और अदीप्त वस्तुओं में चट्टान का टुकड़ा आएगा, एल्यूमिनियम शीट, दर्पण, वायु, जल, लकड़ी का तख्ता, पॉलीथीन की शीट, सीडी, धुआं, समतल कांच की शीट, कोहरा, छाता, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, गत्ते की शीट, सेलोफोन शीट, तार की जाली, ये सब अदीप्त वस्तुओं में आएगी। अब प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। थोड़ा ध्यान से आप इसको देखिए। क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखने पर वृत्ताकार छाया बनाए और दूसरे ढंग से रखने पर आयताकार छाया बनाए? बिल्कुल सोच सकते हैं। हाँ, बेलन एक ऐसी आकृति है जो एक ढंग से रखे जाने पर जब प्रकाश उसके आधार पर पड़े तो वृत्ताकार छाया देगा, जबकि दूसरे ढंग से रखने पर वह प्रकाश के मार्ग में ऊर्ध्वाधर यानी खड़े रूप में रखने पर वह आयताकार छाया बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो बेलन यहाँ दिखाई दे रहा है इसको हमने इस प्रकार से रखा, और जब यहाँ से प्रकाश स्रोत हुआ तो यहाँ से जो छाया बनेगी वो इसको वृत्ताकार रूप में बनाएगी, और बेलन को जब हम ऐसे कर देंगे तो ये इसकी छाया वर्गाकार रूप से बना देगी। तो ये चित्र के अनुसार आप इसको लिख के इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो इस पाठ्य पुस्तक का अंतिम प्रश्न है, ये किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? इसका उत्तर होगा नहीं देखेंगे। अंधेरे कमरे में अपना परावर्तन दिखाई नहीं देता। इसका कारण क्या है? परावर्तन तब ही होता है जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर दर्पण पर पड़े और दर्पण से परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़े। चूंकि कमरे में प्रकाश ही नहीं है अतः परावर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये प्रकाश, छायाएं और परावर्तन बहुत ही रुचिकर ये पाठ था। हमने कुछ पाठ्य पुस्तक के थोड़े प्रश्न हमने लिए हैं, इसमें केवल 4 प्रश्न लिए हैं, और इस पाठ के बीच में से खूब प्रश्न बनते हैं। आप इस पाठ के बीच में से और पर्याप्त प्रश्न बनाइए और इसके उत्तर आप इसमें लिखिए। बड़ा ही ध्यान से इस पाठ को पढ़ना, और कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर
और अपनी समस्या आप मेरे सामने रख सकते हैं।